नमस्कार दोस्तों। मैं पहले मेरा नाम बताता हूँ। मैं फ़ारूक मोइनुद्दीन शेख भिवंडी का रहने वाला था। कुछ रीज़न की वजह से मैं यहाँ पे मेरे गाँव आया हूँ। यूट्यूब बनाने का मेरा एक ही मकसद है, जो पब्लिक से और सब जो न्यायपालिका है, सबसे बड़ी न्यायपालिका तो पब्लिक होती है। तो मेरा जो भी प्रॉब्लम है, जो मेरे साथ घटित हुआ, वो मैं आप सबके सामने पेश करना चाहता हूँ। इसको आप सेल्फ डिक्लेरेशन कहें या गवाही कहें, जो मेरे बाद काम आएगी। अगर मुझे कुछ होता है तो ये यूट्यूब पर सेव रहेगा, इसलिए मैं ये बनाने जा रहा हूँ। और सबसे पहले तो मैं ये अपील करना चाहूँगा हर उस व्यक्ति से जो ये वीडियो देख रहा है, कि वीडियो पूरा देखे और उसका नतीजा क्या होगा, उसके आगे मुझे क्या करना चाहिए, मेरी कहानी सुनिए और उसको मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सजेशन दे, कमेंट करे या फिर मैं नीचे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी दूँगा। उस पे मुझे मेल कीजिए, मुझे सजेशन दीजिए कि मैं क्या करूँ इसके आगे, क्योंकि मुझे बताने वाला कोई नहीं है। मैं वेल एजुकेटेड हूँ, लेकिन झगड़े से मैं डरता हूँ। तो मैं कानूनी कायदे से त चलना चाहता हूँ। मेरी स्टोरी सुनिए, उसके बाद आप खुद फैसला कीजिए। मैं फ्रॉड नहीं हूँ, ना मैंने किसी का पैसा लिया है, ना मैं चोर हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बोलना चाहूँगा, अगर मैं गलत हूँ, तो सज़ा दो मुझे। अगर मैं गलत हूँ, तो सज़ा दो मुझे। अगर हूँ मैं सही, तो न्याय दो मुझे। बस ये बोलने से मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। इसको इतना शेयर करो, मुझे वीडियो से ज़्यादा उम्मीद नहीं। अगर पब्लिक इसको शेयर नहीं करती है, पब्लिक ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचती, तो मैं उससे मुझे ये नहीं होगा, लेकिन मैं ये वीडियो सेव रहेगी। मेरा एक सेल्फ डिक्लेरेशन बोल सकते हो वीडियो, या गवाही बोल सकते हो, ये सेव रहेगा यूट्यूब पे, और मैं इसका पेन ड्राइव बना के मैं रखूँगा। मैक्सिमम अगर 1000 लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचता है, तो भी मैं सैटिस्फाइड रहूँगा, क्योंकि उस 1000 में से 15-16 15-20 लोग भी अगर मुझे सपोर्ट करते हैं, या मुझे सही रास्ता दिखाते हैं आगे चलने का, लीगल तरीके से मुझे डिफेंस करने का, खुद को मैं डिफेंस करने का, मेरे माँ-बाप का जो भी स्टोरी मैं बताऊँगा, जो भी हुआ उसको ये करने के लिए। तो प्लीज़ गाइज़ पूरा वीडियो देखें और सपोर्ट कीजिए। तो मैं पहले इंट्रोडक्शन दूँगा मेरा, और उसके बाद मैं बताऊँगा कि मैं यहाँ पे क्यों आया, मैं कहाँ रहता था, मेरा एजुकेशन क्या है, मैं किस लिए आया। उसके बाद मेरे मेरे वहाँ पे जहाँ पे मैं रहता था भिवंडी में, अगर वहाँ पे मैं नहीं रह मेरे गैर मौजूदगी में क्या हुआ, मेरे गैर मौजूदगी में वहाँ पे क्या हुआ, क्या घटित हुआ, पूरी डिटेल बताऊँगा। और उसके बाद मेरे माँ-बाप ने क्या-क्या सहा, क्या-क्या उन्होंने गँवाया, और कितनी पीड़ा हुई उनको पिछले 9 महीने में, 6 महीने में, पिछले सितंबर से लेके अभी तक उन्होंने क्या-क्या सहा, वो सब बताऊँगा। अ, चल शुरुआत करते हैं, और उसके बाद लास्ट में कुछ मैं क्वेश्चन पूछूँगा आपसे, कि ये, क्योंकि मुझे पता नहीं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मुझे उस रास्ते में हमने कभी गए नहीं, तो मुझे उस बारे में पता नहीं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि मुझे उसके बारे में बताएँ। मैं कुछ सवाल पूछूँगा और लास्ट में ये अपील करूँगा कि मुझे सपोर्ट कीजिए। कुछ मैं आगे क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकूँगा, उसके लिए मुझे गाइड कीजिए या सजेशन दीजिए। शुरुआत करता हूँ। मेरा नाम फ़ारूक मोइनुद्दीन शेख है। मैं भिवंडी के एक छोटे से गायत्री नगर इलाके में, पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे रहता था। वहाँ पे मेरा रूम था, मेरा मतलब अच्छा खासा रूम था। मेरे पापा मिस्त्री काम करते हैं। बीएनएन से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है साइंस में। मैं एमएससी हूँ। मास्टर ऑफ साइंस मैंने पूरा कंप्लीट किया है भिवंडी बीएनएन कॉलेज से। 2021 में मेरा कंप्लीट हुआ। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन 2021 में कंप्लीट हुआ। जॉब के लिए अप्लाई किया, इंटरव्यू दिए, बहुत सारे जगह घूमा, हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैंने ये किया, क्या बोलते हैं, रजिस्टर किया ऑनलाइन। फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया, यहाँ वहाँ हर जगह घूमता था, लेकिन जॉब नहीं मिली जॉब के लिए। तो मैं बहुत घूमा। तो एक दिन क्या हुआ, 19 सितंबर 2024, 19 सितंबर को मैंने एक फेसबुक पे रील देखी, एक पोस्ट देखी, जिसमें महाराष्ट्र के एक शहर है तुलजापुर, जो कि बहुत ही फेमस है।
वहाँ पे 6 अक्टूबर को फेयर होने वाला था, जॉब फेयर, रोजगार मेळावा बोलते हैं मराठी में, जो वो 6 अक्टूबर को होने वाला था। मैंने 19 तारीख को मैंने देखा और उसका एक पैम्पलेट था। पैम्पलेट में क्या लिखा हुआ था, और 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये 6-7 दिन में हर एक गांव में जाके वो इंटरव्यू लेने वाले थे, ऐसा मैंने देखा। और वो 100 से ज़्यादा कंपनियां आने वाली थी 6 अक्टूबर को। वो इंटरव्यू नहीं था एक्चुअली, मैंने गलत सुना था। तो मुझे लगा इंटरव्यू है, इसलिए मैंने क्या किया, 25 सितंबर 2024 को मैं भिवंडी से 4 बजे की बस पकड़ के मैं उस्मानाबाद आया। यहाँ आके पता चला कि वो मैंने 26 को जब मैं वहाँ पे पहुँचा, उनसे बात की, तो वो 26 उस्मानाबाद गाँव में तेर नामक एक गाँव है, वहाँ पे गया मैं इंटरव्यू देने के लिए। मैं एकदम जोश उत्साह में था कि अब जॉब लगेगी, कुछ ना कुछ होगा आगे चल के। तो मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू था ही नहीं, वहाँ पे मार्गदर्शन वो था, बोलते ना इंटरव्यू कैसे दें, क्या कैसे पेन क्या है, ये सब कुछ बताने वाले थे वहाँ पे। तो यही सब था वहाँ पे। तो मुझे लगा ठीक है, चलो यहाँ पे नहीं होगा दूसरे तो अ, वहीं पे दूसरा गाँव था। दूसरे दिन चिखली गाँव में गया, मैं फिर से गया, मैं बोला चलो वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे हो सकता है। क्योंकि जॉब नहीं था, एकदम क्यूरियोसिटी थी कि बाबा जॉब मिलेगा, कुछ ना कुछ होगा, मम्मी पापा के लिए होगा और ऐसा। तो वहाँ पे गया तो वहाँ पे भी वो वहाँ पे जो एचआर था या कोई था जो मोटिवेशन देने या मार्गदर्शक करने के लिए आया था, उन्होंने मुझे देखा, बोले वहाँ पे भी आए थे, यहाँ पे भी आए थे। उन्होंने कहा कि तुम ऐसा मत घूमो, 6 तारीख को तुलजापुर में जॉब फेयर है, वहाँ पे आओ। ये 6 दिन हम लोग सिर्फ हर गांव में जाके मार्गदर्शन कर रहे हैं कि कैसा इंटरव्यू देना है, क्या क्या पूछेंगे, क्या क्या सवाल पूछेंगे, ये सब हो रहा। तो मैं ठीक है बोला, तो मैं चले गया घर पे। वहाँ पे मेरी सिस्टर का घर है, मैं सिस्टर के घर 4-5 दिन रहा। उसके बाद क्या हुआ, इसी दौरान मुझे एक कॉल आया कि ऐसा कुछ कुछ हुआ है मेरे साथ। अब मेरा नाम कुछ लोगों ने मैं उनका नाम नहीं लूँगा, इस वीडियो में मैंने उसका उनका नाम लिख के रखा है। तो उन लोगों ने कुछ कहा कि बाबा मैंने कुछ पैसे लेके गया हूँ या किसी के साथ फ्रॉड किया हूँ, ऐसा उन्होंने कहा 28 सितंबर को मेरे माँ बाप को घर जाके। तो मैंने सोचा कि 6 अक्टूबर को मेरा अपना इंटरव्यू है। इंटरव्यू देने के बाद मैं जाके सब क्लियर कर दूंगा, जॉब अगर मिल जाती है तो। अब आया हूँ तो वापस जाने के लिए। तो मैं 6 अक्टूबर को तुलजापुर गया। तुलजापुर गया तो वहाँ के जो भावी आमदार होने वाले थे, जगदाळे अशोक भाऊ जगदाळे, तो इन्होंने वो जॉब फेयर रखा था तुलजाई हॉल में, तुलजापुर में। तो मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे 100 से अधिक, आई थिंक 100 से अधिक कंपनियाँ आई थी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मेरे क्वालिफिकेशन के हिसाब से 15-16 कंपनियाँ थी। तो मैं उस शॉर्ट लिस्टेड करके वहाँ पे मैं सोचा कि अब इतना सबको इंटरव्यू देना पॉसिबल तो नहीं है। तो मैंने 4-5 कंपनियाँ सिलेक्ट की और वहाँ पे जाके इंटरव्यू दिए। जो भी 4-5 कंपनियाँ थी मैंने शॉर्ट लिस्टेड की थी, उसमें मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद 4 कंपनी में इंटरव्यू देने के बाद मुझे 3 कंपनियों ने सिलेक्ट किया। 2 कंपनियाँ पुणे की थी, 1 कंपनी हैदराबाद की थी। 2 कंपनियाँ पुणे की थी तो उन्होंने मुझे पैकेज थोड़ा कम दिया था, और हैदराबाद की जो थी, जो उन्होंने अच्छा खासा पैकेज दिया था। इट्स मीन पुणे से डबल, तकरीबन डबल का पैकेज था। तो मैंने सोचा यहाँ पे भी अगर पुणे में मैं रहता तो मुझे रेंट से रहना है, हैदराबाद में भी रहना है तो मुझे रेंट पे रहना है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, हैदराबाद जाके काम करते हैं और रेंट पे रहेंगे, बाद में सेटल हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ करेंगे फ्यूचर में। तो उन्होंने मुझे 6 तारीख को मेरा इंटरव्यू हुआ, 8 तारीख को मुझे कॉल आया कि आपको विजिट पे आना है, 3 दिन का विजिट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा और फिर ज्वाइनिंग आपको डेट बता दी जाएगी। तो मैंने हैदराबाद के लिए निकला। सिकंदराबाद, सिकंदराबाद में सात नगर है, वहाँ से 10-11 किलोमीटर एक गांव है, वहाँ पे वो कंपनी थी। वो कंपनी में गया मैं, वहाँ पे 2-3 दिन रहा लॉज पे, तिरुमला लॉज, वहाँ पे रहा मैं 2-3 दिन के लिए। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आपका सब हो गया। तो एक्चुअली वो बोल रहे थे मुझे उसी पॉइंट पे ज्वाइनिंग करना है, लेकिन मैं गया था, मेरी वाइफ वहाँ पे थी और फैमिली इधर थी। तो मैं उनको बोला मेरे को एक 15 दिन का नोटिस कुछ पीरियड दे दो,
मैं सब सेट करके वापस आके जॉइनिंग करता हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, आप 1 तारीख से जॉइन कर दो। तो मैंने उन्हें कहा सर 1 तारीख से 5 तारीख तक कुछ तकरीबन दिवाली का पीरियड था, दिवाली थी। तो मैंने कहा 5 तारीख को मैं जॉइनिंग करता हूँ सर, डॉक्यूमेंटेशन लेके सब रेडी होके मैं डायरेक्ट वर्किंग के लिए आता हूँ। तो उन्होंने ओके किया और मैं वहाँ से निकला, 17 तारीख को रिटर्न आया। उसके बाद मैं इतना खुश था कि मुझे जॉब मिल गई, इतनी अच्छी जॉब मिली है और फिर फ्यूचर का अच्छा सब होने वाला है, फुल फुल टेंशन नहीं, सब कर मैं वहाँ का जो भी मैटर होगा वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। ये सब सोच ही रहा था कि तब तक मैं सब खुश में था। फिर आती है 28 अक्टूबर 2024। ये ऐसा दिन है कि मैं कभी नहीं भूलूंगा। 28 तारीख को मेरे घर पे कुछ लोग आते हैं, एक बॉन्ड लेके आते हैं, एक बॉन्ड लेके आते हैं। ये उसका जेरॉक्स है। 28 तारीख को आते हैं कुछ लोग, बॉन्ड लेके आते हैं, जिसमें लिखा होता है कि मैंने कुछ लोगों का फ्रॉड तरीके से पैसे लिए हैं, या उनके पैसे मैंने लौटाए नहीं है, या मैंने पैसे लेके फरार हूँ, ऐसा लिख के लेके आते हैं। अब उनको लगता है मैं चले गया, मैं वापस नहीं आऊँगा। तो उन्होंने मेरे माँ बाप से उनको बोला कि अगर पैसा नहीं देंगे तो आपके लड़के पे केस किया जाएगा, एफआईआर होगी। या वहाँ पे तो मैं नहीं था, अभी कोई क्या क्या बोला होगा वो मैं सोच के एकदम ये हो जाता हूँ। ये खरीदी खत है। तो उन्होंने 2 बॉन्ड बनाए थे एक्चुअली, एक खरीदी खत है और एक प्रॉमिसरी नोट है। खरीदी खत में क्या लिखा है, उन्होंने टोटल 8 से 10 लोगों ने कहा कि मैंने उनके पैसे लेके, जिसमें एक बैंक भी है, बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। उन्होंने कहा कि मैं उनके कुछ तकरीबन 12.5 लाख रुपए लेकर गया हूँ। तो उन्होंने मेरा जो घर था, छोटा सा था, उसकी कीमत माँ बाप से बिना पूछे 8 लाख रुपए लगाई। और 8 लाख रुपए में उन्होंने ये खरीदी खत बनाया। मैं अभी नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने लिया है उनका नाम नहीं लूंगा। उन्होंने अब इस पे लिखा है करार लिहून देनार मोइनुद्दीन बेगम शेख, आगे का नाम नहीं लूंगा मैं अभी। उन्होंने 8 लाख रुपए में मेरा घर ले लिया। और नेक्स्ट प्रॉमिसरी नोट बनाई है 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे। ये जेरोक्स है, ओरिजिनल उनके पास है। इस स्टैम्प पेपर में 22 अक्टूबर 2024 को स्टैम्प लाया गया और 28/10/2024 को प्रॉमिसरी नोट और प्लस बिक्री करार वो बनाया गया। इसमें लिखा गया कि मैंने उनसे पैसे लिए हैं और भाग गया हूँ, जिसमें 12,40,750 रुपये, उसमें 8 लाख का मेरा उन्होंने घर खरीदी खत पे लिया और 4,40,750 रुपये मुझे मेरे माँ बाप को 1 साल के अंदर देने का उन्होंने प्रॉमिस नोट लिया, जो कि मुझे कुछ भी नहीं पता है और मेरे माँ बाप ने मुझे बताया भी नहीं। और उन्होंने इस पे साइन करने का एक रीजन है, वो तो डर गए होंगे, ऑब्वियसली डर गए होंगे उस टाइम पे। अगर किसी की बेटे पर जो आरोप लगता है तो डर जाते हैं, और एक साथ अगर 8-10 जन आके करते हैं और अचानक में लेके आते हैं, तो उन्होंने सिग्नेचर किया। मुझे मिलने के बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने डर के मारे सिग्नेचर किया है। और मेरा जो करियर है, मैं मास्टर्स हूँ, मेरा जो करियर है, मेरा वो गवर्नमेंट जॉब या कुछ जॉब के लिए मुझे कहीं प्रॉब्लम ना आए, इसलिए उन्होंने सिग्नेचर किया मेरे प्यार के खातिर। 28 तारीख ये मेरा सबसे ना भूलने वाला ऐसा दिन है। अब इसके आगे मैं क्या बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा। ये 2 बॉन्ड मेरे पास है, ये बॉन्ड की तो कहानी मैं बताऊंगा ये आगे, प्रॉमिसरी नोट कैसे की गई, ये कैसे की गई। उसके बाद क्या हुआ, मैंने तो बता दिया कि मैं यहाँ पे क्यों आया था, मैं किस लिए आया था, और मैं वापिस उसके बाद जैसे ही मैं ये सुना, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं कम से कम 2-4 दिन मैंने, ऐसा हुआ कि मैं कुछ होश नहीं था, ऐसा हो गया मैं कि बाबा क्या हो गया अचानक में, ऐसा समझ में नहीं आया मुझे। धीरे धीरे मैं डिप्रेशन में चला गया। धीरे 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 मुझे पता नहीं चला कि 6 महीने कैसे गुजरे, मैं डिप्रेशन में ही था।
मेरे माँ-बाप ने 6 महीने तक क्या सहा होगा वहाँ पे, उन्होंने क्या-क्या बोला होगा, आजू-बाजू के लोग, रिश्तेदार क्या-क्या बोले होंगे उनको। एकदम कभी-कभी वो लोग वहाँ पे थे, हम लोग यहाँ पे थे। मेरा तो पता नहीं, मेरी बीबी ये सब मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, क्या नहीं, क्या मेरी वज़ह से ये हो गया, ये मैं सबको सब गिल्ट मेरे ऊपर लेके मैं डिप्रेशन में चला गया। 6-7 महीने मैं ऐसे ही था। आज जाके मैं थोड़ा-सा पिछले महीने से लेके जब मेरे माँ-बाप मुझे मिले, उसके बाद थोड़ा-सा मैं अच्छा होने लगा। उसके बाद जब उन्होंने मुझे पूरी स्टोरी बताई, तो मैं गिल्ट फ़ील करने से बदले मैंने सोचा कि इसके लिए मैं लड़ूँ। अब लड़ना है तो किसके पास जाना है? पुलिस के पास तो जा नहीं सकते। पुलिस लोग तो ऐसा है कि सब पुलिस लोग नहीं, लेकिन थोड़े बहुत ऐसे लोग रहते हैं कि वो लोग मामला वहीं निपटा देते लेन-देन करके, सेटलमेंट बोलते हैं उसको। जो कि मैंने मेरा और इसमें अ, आधे लोग तो उनका नाम है, सब तो पहचान वाले ही नाम है, जिनके पैसे लिए मैंने, ऐसा उनका कहना है। इसमें नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं बताऊँ उनका हुद्दा बता दूँ क्या-क्या करते हैं वो। एक जो था उनका 8 लाख रुपया मैंने लिया है, ऐसा उन्होंने कहा है। उनका दारू का और गांजे का धंधा है, जो है मैं बिना डरे यहाँ पे बोल रहा हूँ, उनका नाम नहीं लूँगा अभी। दारू गांजे का धंधा है। एक भी उनकी बैंक नहीं, सब ऐसे ही छोटे-मोटे बैंक इसमें है। मैं उनसे कहना चाहूँगा, अगर मैंने आपसे पैसे लिए हैं या फ्रॉड किया है, तो मुझे लिखित स्वरूप में कोई भी प्रूफ़ दिखाओ, बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्लिप या फिर नोटरी किया हुआ स्टैम्प पेपर या कहीं भी लिखा हुआ कि मैंने आपसे पैसे लिए और मैं भाग गया हूँ, पैसा बिना दिए भाग गया हूँ, तो मैं आपके पैसे देने के लिए रेडी हूँ। इस पे एक बैंक का नाम है, मैं वो बैंक का नाम नहीं लूँगा। उन्होंने कहा उसका भी नाम है बॉन्ड पेपर पे, ये 100 रुपीज़ का बॉन्ड है, आप देखिए, नाम मत देखिए। ये 100 रुपीज़ का बॉन्ड है, इसके ऊपर बैंक है, ये एक पतपेड़ी है, नाम नहीं लूँगा उसका मैं। उन्होंने 70,000 की रकम लिखी है यहाँ पे कि मैंने उनके पैसे लेके भागे। मुझे एक सवाल पूछना था आपसे कि कोई भी बैंक अगर आपको लोन देती है, मैंने कितना लिया था, 75,000 रुपीज़ लिए थे उनसे, छोटी अमाउंट छोटी के लिए। कुछ कारण था इसके लिए मैंने 75,000 उनसे लिए थे, जो कि मुझे 67,000 मिले कट-छट के। तो उन्होंने अभी लिखा है 70,000 मैं लेके भाग गया उनका। मुझे एक बात आपसे पूछनी है पब्लिक से और आरबीआई गवर्नर से भी पूछनी है। आरबीआई के रूल के हिसाब से अगर मैं किसी बैंक से कुछ भी अमाउंट लेता हूँ, छोटी-मोटी अमाउंट, बड़ी हो, छोटी हो, कुछ भी अमाउंट लेता हूँ 2 साल के लिए अगर मैंने लिया है, और बड़ी बात ये है कि जिस दिन मैं यहाँ पे आया 25 सितंबर को मैं वहाँ से निकला, मैंने 24 सितंबर 2024 को इसकी लास्ट ईएमआई पेड की थी। उसके बाद मैं वहाँ से आया और अगले मंथ जहाँ पे ईएमआई पेड होने वाली थी, मैं किसी का दूसरे कारण की वजह से जा नहीं पाया, लेकिन 24 को अगर ईएमआई पेड हुई है तो 24 से 28 3 दिन के अंदर अगर 3 दिन मेरा पेमेंट लेट होता है, तो कोई बैंक मुझे नोटिस भेजेगी कि मैं उनके साथ फ्रॉड कर रहा हूँ। मैं पब्लिक से और गवर्नर से पूछना चाहूँगा। तो यहाँ पे लिखा है एक पतपेड़ी ने 70,000 रुपए मैंने उनके लेके भागे हैं, जो कि 1 ही साल हुआ है अभी तक। 1 साल मेरा बाकी है देना और उसमें एक भी मेरा ईएमआई बाउंस नहीं है। तो भी मुझे 100 रुपए के स्टैम्प पेपर में नोटरी के साथ उन्होंने मुझे मेरे माँ-बाप को ये दिखाया और उनसे पैसे लिए। और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लिए। चलो ये लिए। अब चलो इसकी बात तो बाद में करेंगे। ये खरीदी खत हो गया, एक प्रॉमिसरी नोट हो गया, ये तो हो गया। अब सेकंड, ये और एक प्रॉमिसरी नोट है जिसमें मेरे माँ बाप ने जब मुझसे मिले थोड़े दिन पहले आके, मतलब उनको एक टाइम दिया था कि इस टाइम पे उनको घर खाली करना है, तो उसके पहले उन्होंने यहाँ पे आए, मुझसे मिले, मुझसे सब बताया। मैंने उनसे ये बात की कि मैंने तो कुछ किया नहीं है गलत, नहीं किसका पैसा लिया, ना कहीं भागा, मैं जॉब के लिए आया था, मैं किधर भागा नहीं हूँ। फिर मैं डिप्रेशन में गया, किसी से मिला नहीं, मैं कुछ किसी से बात नहीं की, किसी से ये नहीं की, मेरा मोबाइल भी उस टाइम पे मेरा सब कुछ खो गया। मैं समझ में नहीं आया मुझे क्या करना था, उस टाइम मैं किसी से कॉन्टैक्ट में नहीं था।
तो मैंने ना जब उनसे अच्छा हुआ, थोड़ी-सी मैं मतलब ये समझ में आने लगा क्या-क्या हुआ है, उन्होंने कैसा क्या किया है, उल्टा उन्होंने मुझ साथ फ्रॉड कैसे किया है। तो ये सब कुछ मुझे जब समझा, तो मैं मेरे माँ-बाप से बोला, मेरे पेरेंट्स से बोला कि अगर आपने उनसे उन्होंने मैंने उनसे पैसा लिया तो उनके पास कुछ ना कुछ प्रूफ़ होगा, विदाउट प्रूफ़ कोई पैसा देता है? नहीं देता है। अगर मैंने उनसे पैसा उनके पास होगा, तो मैं वो जब दिखाएँगे तब हम उनको पैसा लौटाएँगे। अभी अभी मुझे आप सुरक्षित चाहिए, आपको कुछ हानि नहीं, क्योंकि वो अकेले थे, वहाँ पे कोई हमारा कोई नहीं है। मेरे माँ-बाप अकेले थे। रिश्तेदार है लेकिन कुछ काम के नहीं है। मैं डायरेक्ट सबके सामने बोल रहा हूँ। वहाँ पे रिश्तेदार होके भी कुछ काम के नहीं है। यहाँ पे मेरे माँ-बाप अकेले थे, मैं उनको क्या बोला, मुझे आपकी सेफ्टी ज़रूरी है, आप क्या करो, वो जो बोलते हैं वैसा करो और यहाँ पे आओ। फिर उसके बाद धीरे-धीरे उन्होंने जैसे 1 साल का टाइम लिया था बाकी का पैसा भरने के लिए, उनको लगा मैं नहीं हूँ, तो मेरे माँ-बाप को दे दिया उन्होंने। लेकिन मुझे पता अब पता चला ना ऐसा-ऐसा हुआ है, तो मैं उनको बोला एक प्रॉमिसरी नोट उन्होंने लिखा था, तो आप भी एक लिखो कि बाबा मेरा पैसा तुम्हारे तक पहुँचा है, जो भी 8 लाख रुपए घर दिए थे, वो घर का पैसा लेके आप जिस-जिसको दिए, जिस-जिससे मेरे बेटे ने लिया है उनको वापस गया है पैसा, ऐसा मुझे लिख के दो। ये मेरे माँ-बाप ने लिखा था। लेकिन उन्होंने वापिस लिहून देणार मोइनुद्दीन बिबन शेख मेरे पापा से ही लिख के लिया, प्रॉमिसरी नोट वापस लिखी, एक तो लिखा वापस लिखा और उसमें भी सेम अमाउंट लिखना। अब इसमें ये एक प्रॉमिसरी नोट है जिसमें टोटल अमाउंट तो है 12,40,750 मैंने लेके गया उनके हिसाब से, और 1 साल में मुझे देना है 4,40,750 रुपए, राइट। अब इसमें जो है, मैंने बोला था उनको कि जिसको पैसा लिया उनका सिग्नेचर चाहिए, आधार कार्ड चाहिए और पैसा पहुँचा है बोल के स्लिप, बैंक स्लिप जो भी है वो लेके रखो, क्योंकि अमाउंट छोटी नहीं है, बड़ी है। हम लोग गरीब हैं। मेरे माँ-बाप ने एक-एक पैसा जुड़ा के वो घर बाँधा था। उन्होंने उनके साथ वो छिन गया। लेकिन अब मैं उसके लिए लड़ूँगा, मेरे माँ-बाप के घर के लिए लड़ूँगा, मेरे माँ-बाप के आत्मसम्मान के लिए लड़ूँगा, मेरे माँ-बाप के इज़्ज़त के लिए लड़ूँगा, मेरे इज़्ज़त के लिए लड़ूँगा, मेरे नाम खराब हुआ, मेरी बदनामी हुई, मैं उसके लिए लड़ूँगा, मैं चुप नहीं बैठूँगा। सिर्फ़ मैं आप पब्लिक लोग का सहारा ये मैं आपसे कोई सिम्पैथी नहीं चाहता। मुझे सिर्फ़ आगे चलने का रास्ता बताइए कि मैं क्या करूँ और किस तरीके से मुझे न्याय मिले। मैं सिर्फ़ ये कहूँगा, अगर मैं गलत हूँ तो सज़ा दो मुझे, अगर मैं सही हूँ तो न्याय दो मुझे। अब यहाँ पे क्या हुआ, जिसमें प्रॉमिसरी नोट में जो भी जिसकी भी अमाउंट लिखी थी, उसको दे दी गई, लेकिन उसकी सिग्नेचर नहीं ली, ना आधार कार्ड लिया, ना कुछ बैंक स्लिप ली, ना कुछ ली। अब सेकंड थिंग, अब यहाँ पे जो पतपेड़ी थी, इसमें 70,000 बताया। 70,000 में मेरे पापा ने 9,000 रुपीज़ पेड किए। उसके बाद 2-3 महीने के बाद, क्योंकि उनको एक नोटिस आई थी, तो उन्होंने बैंक वाले को पेड किए, बैंक को। बैंक की नोटिस आई तो बैंक को पेड किए 9,000 रुपीज़। अब बताता हूँ, इसमें 70,000 रुपीज़ है। 9,000 पेमेंट पे करने के बाद इस पे लिखा है 61,100 रुपए, रिमेनिंग उनको दे दी गई। अब है, ये है उस बैंक की नोटिस, मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा बैंक का भी। उस बैंक की नोटिस है सिक्के के साथ ओरिजिनल, वो लोग लेके आए थे घर पे, जिसमें मैंने उनकी कर्ज रकम रुपए 75,000 रुपीज़ लिखी है। फारूक मोइनुद्दीन शेख, गायत्री नगर, नागांव रोड, भिवंडी, ठाणे। कर्ज रक्कम रुपये 75,000 रुपये। कर्ज तारीख 24/11/2023। शेवटचा हप्ता भरना दिनांक 24/9/2024। कर्ज शिल्लक रक्कम 54,594, ये बैंक के थ्रू है, बैंक के थ्रू है। अगर बैंक के थ्रू ये आया है तो इसमें रिमेनिंग, इसमें 54,592 रुपए, उसमें से 9,000 रुपये, 9,000 रुपये मेरे माँ बाप ने दिए थे, तो 45,592 रुपीज, मतलब 45,592 रुपये बचेगा। लेकिन इन्होंने 61,000 रुपीज मेरे पापा से लिए हैं। और एक इसमें क्या है, जो पहले पैसे देने के थे मुझे, तो एक जन के पैसे, इसमें क्या लिखा है, नाम नहीं लूंगा उनका मैं, उनके कुछ 4,000 रुपए थे, तो उनको 4,000 रुपए के जगह, सॉरी 4,000 ऊपर भी लिखा है इनमें, उसमें देखने की जरूरत नहीं है। 4,000 रुपए एक जन को देने के थे, तो उनको 10,000 रुपए दिए गए।
जो कि मेरे माँ बाप को पढ़ने लिखना नहीं आता है, तो उनको नहीं पता था, वो वहाँ पे कोई था भी नहीं। एक जन को 2,000 रुपये देने के थे, उनको 3,000 रुपये दिए। एक जन को 60,000 रुपये देने के थे, तो उनको 66,900 रुपीज, 66,900 रुपये दिए। और एक बात, बड़ी बात यह है, ये जो मेरा घर लिया प्रोमिसरी नोट, इसमें 8 लाख हमने दिए थे घर बेच कर, कैश उनको मेरे माँ बाप ने दिए। तो इस पे 7.5 लाख रुपए लिखे हैं, और बाकी पैसा 4,95,750 रुपए लिखा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम ये जो 100 रुपए का बॉन्ड है, ये जो 100 रुपए का बॉन्ड है, इस पे हम झूठ लिख सकते हैं क्या? इस पे अलग, इस पे अलग। अगर मैंने मैंने नाम दिख जाएगा, अगर मैंने ये देखा है, अगर मैंने पहले कहा कि इतना आपके लड़के ने लेके भाग गया है, तो इतनी अमाउंट आपको देनी है, और प्रॉमिसरी नोट भी लिखी मेरे बाप आपके साथ कि किसको कितना कितना देना है, ऐसा लिखा गया। तो इसके अंदर तुमने एक्स्ट्रा लिखा, एक्स्ट्रा कैसे लिया? और ये तो जाने दो, चलो लिया तो लिया। मैं बोलता हूँ, अगर मैंने आपको पैसा दिया है, तो कोई भी बैंक अगर पैसे डिपॉजिट होते हैं, या कुछ भी लोन अमाउंट भरा जाता है, या किसी को पैसे दिए जाते हैं, तो उसकी स्लिप बैंक कोई भी देती है, क्लोजिंग स्टेटमेंट देगी, या कोई भी बैंक स्टेटमेंट होगी, या फिर कुछ कागजी प्रूफ लिखा हुआ कि मुझे पैसे मिले हैं, या फोन पे, गूगल पे, इसका डॉक्यूमेंट, इसका स्टेटमेंट, कुछ तो हमको पैसा दिया गया। इन्होंने सब मेरे माँ बाप से बिना ये करके लिया है उन्होंने पैसा। ये ओरिजिनल उनकी नोटिस जो आई थी मुझे 1 महीने के बाद, और इसमें लिखा गया है कि मैंने लास्ट हफ्ता 24/9/2024 को मैंने भरा है, और मैं वहां से 25 तारीख को निकला हूँ। और इन्होंने 28 तारीख को ये लिख के लाया कि मैंने इतना इतना अमाउंट उनका ये किया है। ओके, चलो, मैं ये भी चाहता हूँ, मैं ये भी नहीं कहता कि आपने गलत लिखा है, सही लिखा है, मुझे उसका लेना देना नहीं है। मेरे माँ बाप उस टाइम थे, अब स्ट्रांग हो गए, मैंने उनको स्ट्रांग बनाया, बात करके सब ये किया, उनकी सब सेटल, मैं भी ठीक हूँ, अभी स्ट्रांग हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर तुमने ये लिखा है तो किस बेसिस पे लिखा है? मैंने अगर पैसा लिया है, किसी भी लिया, तो मुझे वैलिड डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, वैलिड स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट, कोई भी मोबाइल स्लिप दिखाओ जहाँ पे मेरी सिग्नेचर है, या मेरे नाम है, या मेरा आधार कार्ड है, मैंने आपसे पैसे लिए हैं, कि मैंने आपको पैसे दिए हैं, जो भी है दिखाओ। तो मैं पैसे अभी भी बोलता हूँ, पैसे देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ, मैंने किसी के पैसे नहीं लिए, मैं किसी से फ्रॉड नहीं की। अगर मैं गलत हूँ तो सजा मिलेगी मुझे, अगर मैं सही तो मुझे न्याय चाहिए, और पब्लिक से न्याय चाहिए मुझे। अगर पब्लिक से न्याय मिलता, ये वो, अगर पब्लिक तक पहुंचता है वीडियो तो अच्छी बात है, नहीं पहुंचता है तो मैं इसके आगे लीगल प्रोसेस करूंगा, वहां पे न्याय के लिए गुहार लगाऊंगा, वहां पे न्याय नहीं मिलेगा उसके ऊपर जाऊंगा, वहां न्याय नहीं मिलेगा तो मैं उसके ऊपर जाऊंगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं चुप नहीं बैठूंगा। इसके आगे ये मेरा है ऑफर लेटर, मैं सब बताऊंगा। ये मेरा ऑफर लेटर है, जिसमें मुझे 27,600 का पर मंथ ये था, जो कि फ्रेशर था। उन्होंने कहा 6 मंथ के बाद आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, 6 मंथ या 1 ईयर के बाद आपको इंक्रीमेंट, ये 6 महीने ट्रेनिंग के बेस पे था, उसके बाद इंक्रीमेंट था। तो ये मेरा मेरा करियर उन लोगों के वजह से लॉस हुआ है, मेरा करियर पूरा खराब उन लोगों से, उनके वजह से लॉस हुआ है, जिनका नाम उस बॉन्ड पे है, उस बॉन्ड पे जिसकी सिग्नेचर है, जिन्होंने मेरा घर लिया है, जिसका पोजीशन मेरा घर का अभी जिनके पास है, वो लोग मेरे करियर के जिम्मेदार हैं। मैं सबके सामने अभी कह रहा हूं। उसके बाद जब सब कुछ ठीक हुआ, तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप आपका गवाही लिखिए। तो ये है मेरा स्टैम्प, 100 स्टैम्प पेपर पे मैंने मेरा स्वयं घोषणा पत्र, शपथ पत्र, सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट बनवाया है, जिसमें मैंने पूरी जो अभी मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, वो सिर्फ इस पे सबका नाम, जगह, सब कुछ है। तो मैं शॉर्ट में आपको पढ़ के ये करता हूँ। तो इसमें लिखा है, स्वयं घोषणा है, मराठी में है, मैं हिंदी में बताऊंगा आपको। मैं मेरी नौकरी के लिए मैं गांव आया था। मैंने इसके पहले
जब मेरी शादी थी उस टाइम मैंने किसी से कुछ रकम ली थी शादी के लिए, घर बांधने के लिए, तो उस टाइम मैंने उनके वापस कर दिए, वो पैसे मैंने वापस कर दिए। उसके बाद कुछ लोगों ने मुझे गलत आरोप लगाए कि मैंने किसी की पैसे लेके या गलत सही करके, रॉन्ग सही करके पैसे लेकर भाग गया हूँ। मैंने किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया है, मैं कहीं नहीं भागा हूँ। मैं डिप्रेशन के इसमें था, इसके लिए मैं रिटर्न वापस मेरे माँ बाप के पास नहीं जा पाया। ये मैं स्पष्ट रूप से यहाँ पे कह रहा हूँ, इस पे भी वही लिखा है। मैं कलेक्शन एजेंट था, जिस बैंक से मैंने पैसे लिए मैंने कलेक्शन एजेंट था। मैं सिर्फ 2 से 3 लोगों का कलेक्शन एजेंट था। उनमें जो बोला ना 2,000 और 4,000 रुपया, तो जिस दिन मैं निकला उस दिन का 1-2 जन आगे पीछे का मैं मान्य भी कर रहा हूँ कि वो 2-3 जन का पैसा मेरे जेब में हो सकता है घाई घाई में उस टाइम पे, क्योंकि अभी ये मैं मान्य कर रहा हूँ। लेकिन वो मेरा फ्रॉड का हेतु नहीं था। मराठी में लिखा है इसलिए मेरे को थोड़ा समझ में, ये हिंदी करने में हो रहा है। मैंने किसी को फंसाया नहीं है। पैसे लिया हुआ कोई भी वैध लेखी पुरावा अगर हो तो वो दिखाओ, साक्ष्य, या कोई मुंह से बोलता है कि मैंने, इसने मेरे इससे पैसे लिए या इसने मेरा ये लिया या रॉन्ग, इसने मेरा पासबुक लेके गया। मुझे एक बात बताइए सर, मैं पब्लिक से बात पूछना चाहूंगा। अगर कोई भी बैंक पतेड़ी हो या कोई भी छोटी मोटी बैंक हो, अगर उसमें अकाउंट हो तो आपको पासबुक मिलेगा। अगर उनका कहना है कि मैं उनका पासबुक लेके गया हूं, अगर मैंने पासबुक ले गया तो मुझे उनका अकाउंट वहां पे दिखाइए। सिर्फ लेकी और कायदे से जो भी उनके पास प्रूफ होगा वही मान्य होगा। सिर्फ मुंह से कोई ये नहीं होगा। जिनके पास से मैंने पैसे लिए, हाँ और एक बात बोलना भूल गया, जिनके पास से मैं, उन्होंने ही खुद गलत लिखा है कि मैं बोगस सही करके पैसा लेके गया हूँ, जो कि पूरी झूठी और बदनामी कारक है। मेरी बदनामी हुई है, उसका तो मुआवजा मुझे चाहिए ही। उसके बाद दूसरा जो बॉन्ड बनाने, जो भी मैं बताया वही लिखा हूं मैं इसमें। जो बॉन्ड बनाया, उस पहला बॉन्ड दूसरा बॉन्ड बनाया, उसके अंदर ना मुझे रिसिप्ट दी ना ट्रांजेक्शन डिटेल दिए। और फॉर उसके ऊपर एक इसमें बताना चाहूंगा, एक साक्षीदार बोलते हैं, विटनेस, विटनेस के साइन भी उन्होंने रॉन्ग की, क्योंकि जो विटनेस का आधार कार्ड नंबर है ना, उसके साथ मैंने 2 साल काम किया और उसकी सिग्नेचर वैसे है नहीं। तो उसकी सिग्नेचर, मैं सिग्नेचर नहीं दिखाता, बाद में जब काम आएगा तो मैं वहां पे दिखाऊंगा। तो उन्होंने सिग्नेचर झूठी की है, जो कि मेरे पास उसका भी प्रूफ है। उसका प्रूफ यह है कि उसका प्रूफ यह है कि उनका जो एक 1,40,000 का एक चेक है, उसका फोटो मेरे मोबाइल पे था और उनकी सिग्नेचर कुछ अलग थी। तो वो लोग वन इतनी बड़ी अमाउंट पे तो सिग्नेचर गलत नहीं करेंगे। तो उन्होंने वहां पे तो बॉन्ड पे अगर गलत लिखना और बॉन्ड पे गलत सही करना, ये सही है? ये मुझे गवर्नर सरकार से पूछना है और आरबीआई से ये पूछना है कि अगर मैं 2 साल के लिए पैसा लेता हूं तो 2 साल के बाद मुझे कुछ होता है, बाउंस होने के बाद कुछ होता है, या मैं रेगुलर पेमेंट कर रहा हूं और सिर्फ कुछ काम के लिए मैं 1 महीने बाद बाहर गया तो मुझे नोटिस या मुझे मेरे घर पे एक बॉन्ड बना के भेज दिया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि मैं फ्रॉड करके भागा हूं। तो इसमें सब कुछ लिखा है। जैसे जिसको 2,000 देना था उसको 3,000 दिखा दूसरे बॉन्ड पे, पहले बॉन्ड पे 4, दूसरे बॉन्ड पे 10, पहले बॉन्ड पे 60, दूसरे बॉन्ड पे 67। अगर मैंने बोगस सही किया है तो मुझे उसके लेके स्पष्ट पुरावा है, मतलब प्रूफ दिखाओ तो मैं मानता हूँ। मैं 6-7 महीना इसमें गया है, मानसिक तनाव में गया, डिप्रेशन में गया। मुझे ट्रांसलेट करने में थोड़ा सा ये हो रहा। इस 9 महीने में मेरे माँ बाप ने बहुत सहा है। सबका बोलना, सबका मानसिक सामाजिक अपमान बहुत उन्होंने किया है। तो मैं सब कुछ इसमें लिखा हूँ और एक स्पष्ट भूमिका मैं मान करना चाहता हूँ। मैं एक होशो हवास में एक इसके आगे भी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं एक सबके सामने ये एक कथा, आज मैं फारूक मोइनुद्दीन शेख मेरे गांव से बात कर रहा हूँ। मैं होशो हवास में हूँ। मेरे साथ हुआ जो हुआ मैं उसके लिए तो लड़ूंगा,
लेकिन इस बीच में अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत लोग को उनके तक भी पहुँचेगा तो बुरा लग सकता है। पहले भी वो लोग बड़े हैं, दारू गांजे का धंधा करते हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, ये लोग हैं, उनके पास पॉलिटिकल पावर है, हम लोग गरीब हैं, हमको नहीं। तो मैं आज स्पष्ट रूप से सबके सामने ये कहना चाहूँगा, मैं फारूक मोइनुद्दीन शेख, अगर मुझे या मेरे फैमिली को या मेरे रिलेटिव्स को इस दौरान आज या फ्यूचर में कुछ भी होता है, आर्थिक हानि, सामाजिक हानि या शारीरिक हानि, तो इस सब के जिम्मेदार वो लोग होंगे जिनके नाम इस बॉन्ड पर हैं, जिसके नाम इस बॉन्ड पे है, जिसकी सिग्नेचर इस बॉन्ड पे है, जिन्होंने मेरा घर लिया है, वो जिम्मेदार होंगे। और सेकंड, अगर मैंने उन इन उनके प्रेशर में आके, उनके मानसिक तनाव में आके, या फिर से मैं डिप्रेशन में गया, या उसके बाद मैंने खुद से मेरे को खुद कुछ कर लिया, गलत कर लिया, तो इसके जिम्मेदार भी वही लोग होंगे जिनका नाम इस बॉन्ड पे है, जिनकी सिग्नेचर इस बॉन्ड पे है। चाहे वो साक्षीदार जिन्होंने मेरे पे गलत इल्जाम लगाए हो, जिन्होंने मेरा घर लिया हो, और जिनके पास अभी फिलहाल मेरा घर का पोजीशन है, वो लोग, और उन सब की पूरी फैमिली इसकी जिम्मेदार होगी। मैं आज सबके सामने स्पष्ट रूप में मैं कह रहा हूं, सबकी जिम्मेदारी वो होगी। और ये मेरा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जिसमें मैंने कहा है कि मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ फसावनुक नहीं किया, या मैंने किसका फ्रॉड नहीं किया, मैं कहीं नहीं गया, मैं जॉब के लिए आया था, मैं किस लिए आया था, उसके सारे प्रूफ है मेरे पास। मैं किस लिए आया था वो सब है मेरे पास। ये मेरा बॉन्ड है, ये मैंने सब लिखा है, जो जो हुआ है मेरे साथ, नोटरी किया मैंने। उसके बाद आपको दिखाता हूँ, मैं पूरा दिखाता हूँ। ये रहा मेरा ऑफर लेटर, ये मेरा ऑफर लेटर है, मैं कब गया। उसके बाद ये देखिए, अशोक भाऊ जगदाळे स्टेज है, और जिसको हाईएस्ट पैकेज मिला था उन्होंने स्टेज पे फेलिसिटेट किया था ऑफर लेटर देके सबके सामने। उसके बाद उनका फोटो तो नहीं, ये अशोक भाऊ जगदाळे वहाँ के एमएलए के लिए खड़े थे शायद, उनका दीप प्रज्वलन, उस टाइम मैंने फोटो नहीं खींची, लेकिन इंस्टाग्राम पे मुझे मिल गई। मैं इतने बीच में सब डॉक्यूमेंट जमा करने में चक्कर में था। ये मेरे साथ में आए हुए हैं कुछ लोग थे, उनका भी फेलिसिट उनको ऑफर लेटर दिया गया वहाँ पे। ये मेरा ट्रेन टिकट जो मैंने रिजर्व किया था, रिजर्वेशन टिकट है, 10 अक्टूबर को मैंने टिकट निकाला था, और 15 अक्टूबर का टिकट था, 16 अक्टूबर को वहां पहुंचना था मुझे। कहाँ से? लातूर से सिकंदराबाद। मेरा नाम है, सब है, मेरा आधार कार्ड नंबर है। उसके बाद ये व्हाट्सअप चैट है जो वहाँ के एचआर से मैंने बात की थी, जिसमें लिखा था, ये 8 अक्टूबर का चैट है। सर, यहाँ से ट्रेन ट्यूसडे को है सिकंदराबाद के लिए, लेकिन ट्रेन सुबह 2:30 बजे है, तो मैं वहाँ पे होगी, तो मैं कैसे पहुँचूँ, उसके लिए बार बार बात कर रहा था मैं। 10 अक्टूबर को मैंने उनको फाइनल मैसेज किया, सर मैं ट्यूसडे को आ रहा हूँ 3 दिन के लिए और सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर, लेकिन मुझे ज्वाइनिंग के लिए थोड़ा टाइम पीरियड चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया कि मैंने फैमिली के लिए उनको टाइम पीरियड मांगा था, जो वहाँ पे थे भिवंडी में। उसके बाद ये सिकंदराबाद में पहुंचा, वहाँ के भी बहुत सारे फोटोज हैं, वहाँ के लॉज के फोटो है मेरे पास। ये मुझे बैंक के थ्रू जो नोटिस आई थी वो भी रखी है मैंने। यहाँ पे 54,000 लिखा है, उन्होंने 70,000 बोला। उसके बाद 9,000 देने के बाद 45,000 बचते हैं, जो कि मैं मानता हूँ कि वो मैंने बैंक से लिए तो मुझे देना है, और मैं देने वाला था, और मेरे एक भी बाउंस नहीं था। मैं 24 को मैंने लास्ट, यहाँ पे लिखा है 24 को मैंने लास्ट EMI पेड की है। उसके बाद ये सिग्नेचर जो उन्होंने बोगस सही की, वो सिग्नेचर, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने रखे हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या हम बॉन्ड के ऊपर गलत सही कर सकते हैं? बॉन्ड के ऊपर गलत लिख सकते हैं? दो अलग अलग बॉन्ड पे अलग अलग अमाउंट लेके किसी को फंसा सकते हैं? ये मैं पब्लिक से पूछना चाहता हूँ, पब्लिक से और पूछना चाहता हूँ। और एक बात पब्लिक को ये बताना है कि उन्होंने, जब मेरे मम्मी पापा वहां से आए, तो उन्होंने इसके साथ यहाँ पे पेन से लिख के दिया है, जो कि बॉन्ड पे नहीं लिखना होता है, पेन से लिखना। मैं पढ़ूंगा नहीं अभी यहाँ पे, जब चाहिए जरूर रहेगी वहां पे मैं बताऊंगा।
ये इन्होंने इस व्यक्ति को पैसे दिए ऐसा लिख के पेन से लिखा खड़ा कोड करके, जो कि बॉन्ड पे नहीं लिखना चाहिए। ये बॉन्ड का अपमान होता है। बॉन्ड का अपमान करना सही है। 2 बॉन्ड पे अलग-अलग लिखना सही है। बैंक क्या बैंक नोटिस भेजती है कि इन्होंने अपने दिल से किया है? मुझे इसका जवाब आप दीजिए। मैं नीचे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी दे दूँगा। उस पे आप लिखो, कमेंट मत करो, क्योंकि कमेंट में क्या होता है, कौन अच्छा होता है, कौन बुरा होता है, कौन कुछ टूट समझता नहीं। मेल पे आप मुझे सजेस्ट करिए, आप जैसा बोलोगे वैसा मैं आगे कदम उठाऊँगा। अब ये फिलहाल ये उनके बॉन्ड्स हैं, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे प्रूफ्स हैं। मैं इतने दिन चुप क्यों था? क्योंकि मैं प्रूफ जमा करने के चक्कर में था। अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो मैं लड़ूँगा। मेरे माँ-बाप के हक के लिए लड़ूँगा, मेरे माँ-बाप के आत्मसम्मान के लिए लड़ूँगा, उनके इज़्ज़त के लिए लड़ूँगा, मेरे माँ-बाप के घर के लिए लड़ूँगा। मैं हर वो चीज़ के लिए लड़ूँगा जो मेरे माँ-बाप ने पिछले 9 महीने सही है। ये मेरा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मैं आप यहाँ दिखा रहा हूँ। इस पे मैंने वीडियो में सबके नाम नहीं बताया, लेकिन इस पे सबके नाम हैं और ये मैं एक मेरे वकील के पास रखूँगा और एक ज़ेरॉक्स कॉपी मेरे पास रखूँगा, ओरिजिनल उनके पास रखूँगा। कुछ फ्यूचर में होता है तो ये मेरी गवाही के रूप में वो लोग रखें। ये मेरा ऑफर लेटर है, ये मेरे को बैंक की तरफ से नोटिस जो आई थी और ये मेरे माँ-बाप का मैंने एक एफिडेविट बनाया जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनके साथ क्या-क्या हुआ, उन्होंने क्या-क्या किया, जो-जो लिखा सब लिखा है, उनकी सिग्नेचर है। ये एफिडेविट बनाया मैंने। ये भी मैंने ओरिजिनल लॉयर के पास रखा है और डुप्लीकेट मैं अभी रखूँगा मेरे पास। ये फ्यूचर में हमारे गवाही के रूप में, साक्ष्य के रूप में काम आएगी। अगर मुझे न्याय नहीं भी मिलता है तो एक बस मेरा सच दुनिया के सामने रहेगा, क्योंकि वो लोग पॉलिटिकल पावर्स बहुत है उनके पास, पॉलिटिकल ताकत है। क्योंकि मैं बताऊँ, जो उसमें से 1-2 जन हैं, देखा है, क्योंकि मैं वहाँ पे रहता था, आजू-बाजू ये करता था, 2-3 बार गया हूँ, तो उन्होंने किया है। मैंने बहुत सारे उन्होंने 3 एफिडेविट बनाया तो मैंने भी 3 एफिडेविट बनाया, मेरे सच मैंने लिखा है, क्योंकि वहाँ पे मैं नहीं था तो उन्होंने मुझे पूछा नहीं, कुछ नहीं और उन्होंने ये ज़ेरॉक्स है, ज़ेरॉक्स मेरे पास रखूँगा, ओरिजिनल उनके पास देने वाला हूँ। तो ये सब कुछ कहानी है, इसमें कुछ कहानी ऐड हो सकती है क्योंकि अभी मेरे पास 3 महीने बाकी है। उन्होंने 3 महीना मेरे माँ-बाप को टाइम दिया है। उनको लग रहा है कि मैं नहीं हूँ और वो मेरे माँ-बाप से पैसे निकाल सकते हैं, ऐसा उनको लग रहा है, लेकिन मैं मेरा डॉक्यूमेंट्स, मेरा बैकग्राउंड मेरा स्ट्रॉन्ग करके मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, जो कि मैं कानूनी तरीके से लड़ सकूँ। मुझे सिर्फ़ आपका सपोर्ट चाहिए, मुझे आपका सपोर्ट के साथ आपका सजेशन चाहिए कि मैं आगे क्या करूँ। मेरे माँ-बाप बहुत सहाय उन्होंने, मैं कैसा मैंने भी बहुत सहाय, लेकिन मैं अब चुप नहीं बैठ सकता। अगर मैंने चुप बैठा तो फिर वो लड़ेगा कौन? सही है? अगर मैं चुप बैठा तो लड़ेगा कौन? तो मेरे मन में बहुत सारा कुछ है, लेकिन मुझे ताकत दिखाना है, मुझे लड़ना है, मुझे हर चीज़ मैनेज करनी है। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मुझे एक जन ने सजेस्ट किया कि आप पब्लिक के सामने जाइए और पब्लिक को अपना बताइए और वो सजेस्ट करेंगे और उसके थ्रू जाइए। नहीं, अगर मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 लोगों तक भी पहुँचा, तो भी मैं सैटिस्फैक्शन हूँ। उसके अंदर मुझे 15-20 लोग ऐसे मिलेंगे जो मुझे सपोर्ट करें, जो मुझे सजेस्ट करें कि ऐसा-ऐसा कर, जो मुझे फिर थोड़ी-सी हेल्प करें। मैं आपसे सिम्पैथी नहीं माँग रहा हूँ, मुझे सिर्फ़ सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं और फिर भी कह रहा हूँ, मैं आपके सबके सामने ये फिर से कह रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ, तो मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। मेरे पे जो भी पैसा है, मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो मुझे न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। मेरी माँग ये है, मेरा जो करियर खराब हुआ है, इन लोगों की वजह से मेरा करियर, जो मेरे बॉन्ड पे लोग हैं, उन लोगों की वजह से मेरा करियर खराब, मैं डिप्रेशन में इनके वजह से गया, मेरे माँ-बाप डिप्रेशन में इनके वजह से गए, मेरा करियर इनके वजह से खराब हुआ, मेरा जॉब जो लगी हुई थी, मेरी जॉब लगी हुई थी, वो मैं जॉइन नहीं कर सका। मेरा 1 साल का मैं आज तक बिना जॉब के घूम रहा हूँ। मैं डिप्रेशन में जॉब नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद अभी फिलहाल आपको पता होगा, मैं सरकारी जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई करते रहता हूँ। तो ये भी हुआ है। महाट्रांसको का रिजल्ट आया अभी, देख के मैं शॉक हूँ सर। आप लोग, महाट्रांसको का कट ऑफ 52 पे लगा सर, 150 में से। कल परसों महावितरण का रिजल्ट लगा। महावितरण का रिजल्ट ईडब्ल्यूएस से 33 पे उसका कट ऑफ लगा 100 में से। तो इतना कट ऑफ में मेरा फिक्स, अगर मैं फॉर्म भरता, अगर मैं सब कुछ ठीक रहता, अगर मैं फॉर्म भरता तो मेरा सिलेक्शन आज पक्का था। मेरे पास भूकंपग्रस्त है।
भूकंप जहाँ हुआ था 1993 में, उसके वजह से गवर्नमेंट ने हमें भूकंपग्रस्त एक सर्टिफिकेट दिया है, जिसकी वजह से नौकरी इजी, उसका 2% आरक्षण रहता है। मैं आज जॉब पे रहता, गवर्नमेंट जॉब पे रहता, मेरा पूरा करियर इन लोगों की वजह से बर्बाद हुआ है। मेरा ये तो मुझे न्याय चाहिए, मेरा जो भी जॉय, मेरा करियर मुझे चाहिए, मेरा मान सम्मान, मेरे माँ बाप का मान सम्मान मुझे चाहिए, मेरा घर मुझे चाहिए, मेरा पैसा मुझे चाहिए, और साथ ही साथ जो मेरा जॉब छूटा, जो कि लगा था जॉब, उसका मुझे 1 साल का मुआवजा चाहिए। मेरा जो मानहानि हुआ है, मेरा बदनामी हुई है, उसका मुआवजा चाहिए। मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मैं आगे क्या कर सकूं। प्लीज़ मुझे इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जितना हो सके। मेरा टारगेट ज़्यादा नहीं है, मेरा सिर्फ इतना टारगेट है कि ये वीडियो सिर्फ 1000 लोगों तक पहुंचे, और उसमें 10-12 लोग, 15-20 लोग मुझे सपोर्ट करें, सजेशन दे क्या करें। उसमें अगर कोई लॉयर हो अच्छा सा तो मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं मेरे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी दे दूंगा। मुझे सपोर्ट कीजिए, हेल्प करिए, बहुत परेशानी पे हूँ। मुझे आपकी सिंपैथी नहीं चाहिए, मैं स्ट्रांग लड़ रहा हूँ मेरे साथ जब तक। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे पास ताकत कहाँ से आई, ये है मेरी ताकत, और ये सबकी ताकत होनी चाहिए। ये मेरी ही ताकत नहीं, हर वो गरीब इंसान की ताकत होनी चाहिए जिनको लोग फंसाते हैं, जिसको कुछ नॉलेज नहीं रहता। मैं तो ये सबसे अपील करना चाहूंगा, एक अपील ये है हर उस नौजवान से जो पढ़ा लिखा है, इस किताब को समझिए, अच्छी तरीके से 1-2 बार पढ़िए, अपने माँ बाप को समझाइए, और खुद के दम पर, खुद के इस पर लड़ने के लिए तैयार हो। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत से फ्रॉड तरीके से एक दूसरे को फंसाते हैं और वो फंस जाते हैं। लेकिन हम एजुकेटेड पर्सन, हम इसको पढ़ेंगे। ये मराठी में है, मेरे पास एक हिंदी है, भारत का संविधान, भारताचे संविधान, ये मेरी ताकत है। हमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें इतनी ताकत दी है, हम खुद से लड़ सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। तो जब तक ये रहेगा तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जब तक ये है तब तक किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। खुद के दम पर सब करिए, और अपने माँ बाप को, आपके माँ बाप का सर, मेरे वजह से मेरे माँ बाप का सर नीचा हुआ है। मैं चाहता हूँ तो मेरे वजह से मेरे माँ बाप का सर ऊपर होए, और उन्हें उनका घर मैं वापस दिलाऊं। उनका घर मैं ज़रूर वापस दिलाऊंगा। आपकी हेल्प चाहिए, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, और बस मैं लास्ट में, ये मेरे हाथ में है, लास्ट में ये कहना चाहूँगा, अगर मैं गलत हूँ तो सज़ा दो मुझे, अगर मैं सही तो न्याय दो मुझे। बस इतना बोल के मैं वीडियो को ये कर रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आगे बढ़ाइए, और मुझे न्याय देने के लिए थोड़ा सा हेल्प कीजिए। बस, थैंक यू।